चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6वें नंबर पे। कह रहा है कि 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध कब न्यूनतम होता है। आप लोग को मालूम है कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आप लोग को मालूम है कि श्रेणी क्रम संयोजन में R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सिंपल हम जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो श्रेणी क्रम में जो होता है तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में जो होता है तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध कब न्यूनतम होगा। तो कब न्यूनतम होगा, तो जब सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो याद रखिए उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं हम। ठीक है ना। कह रहा है, ध्यान से प्रश्न समझिए कि एक विद्युत धारावाही चालक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके लिए इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए लिया जाता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। याद रखिए इसको दाएं हाथ के हथेली का नियम भी कहा जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम के द्वारा जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं कोई धारावाही चालक के कारण उत्पन्न। ठीक है ना। तो चलते हैं, चलिए अब केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो उसका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। याद रखें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, तांबा, सोना, पोटेशियम और एल्युमिनियम। याद रखिए हमारा राइट उत्तर इसमें होगा पोटेशियम। राइट उत्तर कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा राइट उत्तर पोटेशियम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। याद रखिए आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो एल्कीन है आपका H2C डबल बॉन्ड CH2। याद रखिए H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो याद रखिए इसका पीएच मान संभव क्या है, 8। याद रखिए पीएच मान पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में। चलिए कह रहा है क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है। तो याद रखिए क्लोरीन के अणु में जो है अबंध पाया जाता है एकल सहसंयोजी अबंध। क्लोरीन के अणु में एकल सहसंयोजी अबंध पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है। तो याद रखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं के आयनों के विनिमय से नया यौगिक बनता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उभय अपघटन। याद रखिए जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है उभय अपघटन। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ पादप में यानी जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब कमेंट करके बताइए कि फ्लोएम का काम क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो याद रखिए उपयोग किया था मटर के पौधे का। ठीक है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। याद रखें निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखें अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बाशय, शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का जनन तंत्र का भाग है। ठीक है ना। चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो याद रखें स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सब कुछ जो है याद रखिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल का भी हो सकता है, क्लोरोफिल का हो सकता है और सूर्य के प्रकाश की भी हो सकता है। तो इसमें से इनमें से जो सभी होगा ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकुलन के द्वारा जो होता है हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि परागकण किसके अंदर बनता है। याद रखिए परागकण जो होता है किसके अंदर बनता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, परागकोश, अंडाशय, वाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो याद रखिए परागकण जो होता है कहाँ बनता है, परागकोश में बनता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक आप देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अलिसमैनिया में। तो याद रखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।
इसका नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट है मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है और आप लोगों से यही अपेक्षा भी रहता है कि आप लोग लाइक करेंगे। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।